नमस्कार, आदाब, मैं अशर यासिर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। पीएम मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच क्या हुई बातचीत, विक्रम मिस्री ने किया खुलासा। पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत के बाद विपक्ष उठा रहा है सवाल। बीजेपी ने जिस नेता पर अंडरवर्ल्ड से रिश्ते का लगाया था आरोप, अब उसी को पार्टी में किया शामिल, गरमाई महाराष्ट्र की सियासत। अहमदाबाद विमान हादसे में 190 पीड़ितों के डीएनए सैंपल परिवार के सदस्यों के साथ खाए मेल, 159 शव को परिजनों को सौंपे। इजरायल ईरान संघर्ष पर सपा नेता एसटी हसन का बयान, का भारतीय नागरिकों की सुरक्षा हमारी सरकार की जिम्मेदारी। 10 दिन बाद खत्म हो जाएंगे इजरायल के सबसे बड़े असरदार हथियार, अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट में हुआ दावा। समाचार विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई। दौरान ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी ली, जिस संबंध में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसका खुलासा किया है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फ़ोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फ़ोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वैंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन किया था। उपराष्ट्रपति वैंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि आसिम मुनीर ने आग लगाने का जो बयान दिया था उसका सीधा संबंध 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले से है और इसी व्यक्ति को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भोजन करने का विशेष निमंत्रण मिला है। हमारा प्रतिनिधिमंडल तो केवल उपराष्ट्रपति से मिल सकता था, लेकिन आसिम मुनीर राष्ट्रपति से मिले हैं। आज खबर आई है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 35 मिनट तक फ़ोन पर बातचीत हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने बातचीत के बारे में जो कहा और हमें जो कहा गया उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए, आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के भड़काऊ, उत्तेजक, आपत्तिजनक और आग लगाने की जो उन्होंने बात की थी, जो बयान दिया था, उसका सीधा ताल्लुकात अप्रैल 22 पहलगाम आतंकवादी हमले से है। हम तो सिर्फ उपराष्ट्रपति तक मिल सकते थे, हमारा जो डेलीगेशन गया था। अभी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं। दूसरा झटका हमें मिला जब यूएस सेंट्रल कमांड के जो अध्यक्ष थे माइकल कुरिला, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक असाधारण, एक अभूतपूर्व, एक विशेष साथी है अमेरिका का,
राष्ट्रपति ट्रंप ने 14 बार कहा है कि मेरे मध्यस्थता के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हुआ, यानी कि भारत को ऑपरेशन सिंदूर रोकने को मैंने मजबूर किया। इसका एक ही रास्ता है, एक ही हल है। प्रधानमंत्री जी, आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए और सारे विपक्ष के नेताओं को अवगत कराइए कि 35 मिनट तक मैंने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और मैंने ये कहा। देखिए, आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के भड़काऊ, उत्तेजक, आपत्तिजनक और आग लगाने की जो उन्होंने बात की थी, जो बयान दिया था, उसका सीधा ताल्लुकात अप्रैल 22 पहलगाम आतंकवादी हमले से है। और इसी व्यक्ति को एक विशेष निमंत्रण मिलता है आज राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भोजन का, यानी कि ये एक प्राइवेट मीटिंग है। हम तो सिर्फ उपराष्ट्रपति तक मिल सकते थे, हमारा जो डेलीगेशन गया था। अभी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना यूबीटी के जिस नेता पर अंडरवर्ल्ड से रिश्ते के बड़े आरोप लगाए थे, आज उसे ही पार्टी में शामिल कर लिया गया। इस नेता का नाम है सुधाकर बड़गुजर। फैसले से बीजेपी के भीतर थोड़ी असहजता दिखाई दी है, लेकिन पार्टी के बड़े नेताओं के सुर अब बदल चुके हैं। महाराष्ट्र में महापालिका चुनाव से पहले की सियासी कवायद विपक्ष को बीजेपी के चाल चरित्र, चेहरे पर सवाल उठाने का मौका दे चुकी है। विपक्ष तो छोड़िए, खुद भाजपा के विधायक भी बड़गुजर को पार्टी में शामिल किए जाने पर सवाल उठाते नजर आए हैं। बीजेपी है एंटी नेशनल पार्टी है, ये सिर्फ राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, भारत माता की जय, ये सब दिखावा है उनका। ये अटल जी वाली पार्टी अब नहीं है, लाल कृष्ण आडवाणी जी वाली पार्टी नहीं है। अब ये व्यापारी लोगों की पार्टी है, उद्योगपति, पैसा फेंको तमाशा देखो। अब देखो ना, अब कल एक हमारे पार्टी से एक व्यक्ति को ले लिया, उनके ऊपर ये लोग देशद्रोह का आरोप लगा रहे थे। ये देशद्रोही है और उसके लिए शिवसेना भी देशद्रोही है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो है, उनका कोई फोटो आया था मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपी के साथ। अब बात ऐसी है, आपने उसके लिए एसआईटी की स्थापना की, देशद्रोह का आरोप लगाया, इसलिए आपने उनको फैमिली को प्रताड़ित किया। अब यही व्यक्ति को आपने कल जोर शोर से बीजेपी कार्यालय में अपने पार्टी में शामिल कर लिया। तो एंटी नेशनल पार्टी किसकी है? हमारी नहीं है, आप एंटी नेशनल है। आप लोग इकबाल मिर्चू का नाम ले रहे थे प्रफुल्ल पटेल जी के साथ, अब प्रफुल्ल पटेल जी आपके साथ है। आपने अशोक चव्हाण को एंटी नेशनल कहा था, क्योंकि उसने वो डिफेंस की लैंड का कोई वो आदर्श में कोई फ्लैट लिए थे, आपने उनको एंटी नेशनल कहा था। तो सभी एंटी नेशनल जो है, जिसको आप बार बार एंटी नेशनल बोल रहे थे, वो पूरे देश भर के एंटी नेशनल देशद्रोही आप बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी इन द ब्रैकेट एंटी नेशनल, ये कहना चाहिए। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर देश में सियासी हलचल तेज हो गई है। बीते कल दिल्ली के इंदिरा भवन में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा था। पायलट ने जातिगत जनगणना को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और बड़ी मांग रखी। पायलट के बयान पर भाजपा नेता राम कदम ने कहा है कि ये प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है, ये सरकार वादा करती है तो पूरा करती है। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, उस समय भी भ्रष्टाचार हुआ था। 11 साल में मोदी सरकार की बेदाग प्रतिभा रही है। कांग्रेस के नेता चिंता ना करें, क्योंकि देश की जनता जानती है कि मोदी सरकार का वादा पूरा होता है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, वादा करती है तो पूरा करती है, और ये विगत 11 वर्षों से लोग देख रहे हैं। और वही कारण है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री करके आदरणीय मोदी जी को लोगों ने चुन के दिया है। और इस विषय पर कांग्रेस को क्या नैतिक अधिकार है इस मुद्दे को उठाने का? जब उनकी सत्ता थी तो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, हर दूसरे दिन नया भ्रष्टाचार। 11 वर्षों में बेदाग इस प्रकार की प्रतिमा मोदी सरकार की रही। इसलिए कांग्रेस के नेता चिंता न करें, देश की जनता को पता है कि मोदी सरकार का वादा यह खरा होता है।
अहमदाबाद विमान हादसे में 190 पीड़ितों के डीएनए सैंपल्स परिवार के सदस्यों से मेल खा गए हैं। अब तक 159 शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। एयर इंडिया विमान दुर्घटना पर अहमदाबाद सिविल अस्पताल के अधीक्षक ने कहा है कि आज 10:45 पर 190 डीएनए सैंपल्स मेल खा चुके हैं। 159 मृतकों के पार्थिव अवशेष उनके परिवारों को सौंप दिए गए हैं। 190 डीएनए मैच खाने से उनमें 123 भारतीय, 7 पुर्तगाल, 27 ब्रिटिश, 4 गैर यात्री और 1 व्यक्ति कनाडा से है। एकमात्र जीवित बचे विश्वास को छुट्टी दे दी गई है। उसे उसके परिवार के साथ घर भेज दिया गया है। 10:45 के जो डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसमें 190 डीएनए मैचिंग हो चुका है और उसमें से 157 लोगों को अपने स्वजन का मृतदेह सौंपा गया है। जो 33 बचे उसमें 5 अभी यहाँ पर प्रोसेस में है। 15 लोग ऐसे हैं जिनका कोई ना कोई दूसरा स्वजन का डीएनए मैच होना बाकी है, इसीलिए वो वेट कर रहे हैं। और बाकी के 10 लोग जो है वो अंडर प्रोसेस है, मीन्स कि उन्होंने अभी हमको नहीं बताया कि वो कब लेने आएंगे। इस सारे मुद्दे में बात करेंगे जो यहाँ से गए हैं उसमें से आउट ऑफ इंडिया 2 लोगों को भेजा है और 11 लोगों को आउट ऑफ गुजरात बाय प्लेन भेजा है और 129 लोगों को बाय रोड उनके घर पे भेजा है। जितने ये जो डीएनए मैचिंग हुआ है उसमें से 123 इंडियंस है, 4 पोर्टुगीज है, 27 लोग यूके हैं, यूके सिटीजन वाले हैं और 1 कैनेडियन एंड 4 लोग नॉन पैसेंजर पाए गए हैं। ये सारे लोगों को विथ रिस्पेक्ट उनके घर तक हमारी टीम जाके छोड़ आई है, जिस हिसाब से व्यवस्था करी है। रही बात विश्वास की, तो वो स्वस्थ था, उसकी फैमिली भी यूके से आ गई है, उनके सारे भाई कजिन्स कल से परसों से एक्चुअली वो लोग यहाँ एयर इंडिया के कंट्रोल में थे, साथ में थे और उन्होंने कल बोला कि अभी ये सब कुछ सही है तो उसको रजा दीजिए। तो अल्टीमेटली शाम को 7:30 बजे उसकी फैमिली विश्वास को यहाँ से ले गई है। वो बिल्कुल स्वस्थ है अभी। अनफॉर्चुनेटली एक और पेशेंट दर्दी जो सिविल हॉस्पिटल में दाखिल था, जिसको भी सीवियर बर्न्स था एंड वेंटिलेटर पर था, उनकी देहांत हुई है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो 2 डेथ एडमिशन के बाद और पहला डेथ हम काउंट करेंगे डे 1। तो 71 जो पेशेंट आए थे उसमें से अभी हम बोल सकते हैं कि 3 डेथ हो चुकी। ओडिशा के गंजम जिले के प्रसिद्ध गोपालपुर बीच पर एक 20 साल की लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई है। ओडिशा गैंगरेप मामले पर कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस ने कहा है कि हमने फरवरी में मांग की थी कि ऐसे मामलों के लिए संसदीय समिति बनाई जानी चाहिए, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। यह आश्चर्य की बात है कि गोपालपुर जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल पर छुट्टी के दिन एक महिला के साथ 10 लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार किया जाता है, लेकिन सरकार अभी भी फर्जी खबरें फैला रही है। हम केवल यही कहेंगे कि न्याय होना चाहिए। ये बहुत ही दुख की बात है कि हमको बार बार आंखें घेराव करना पड़ रहा है, वो भी महिला इश्यू को लेके। इतना बड़ा कार्यक्रम करा गया था यहाँ पे फरवरी महीने में। हम विधायक लोगों को, हमें सबको निलंबित किया गया था हाउस से, सिर्फ और सिर्फ इसी इशू के लिए कि हम लोग महिला के लिए जो न्याय का अधिकार हमारा जो मांगे, हम बोले कि हाउस कमेटी गठन किया जाए। क्राइम हर दिन बढ़ रहा है, जो स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट दिया था, उसके बाद भी गवर्नमेंट का ना कोई विचार है, ना उनका कोई भावना है, ना कोई स्टेप लिए, जिस वजह से कि आज की स्थिति जो है प्रत्येक दिन 15 से अधिक क्राइम घट रहा है महिला के अगेंस्ट में। और सबसे आश्चर्य की बात है कि एक छुट्टी के दिन, एक हॉलिडे के दिन, जिस दिन लोग घूमने जाते हैं टूरिस्ट प्लेसेस को, जैसे गोपालपुर एक बहुत ही प्रोमिनेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, रज जैसा एक बड़ा पर्व हमारा है, जो उड़ीसा से एक मैसेज जाता है पूरा दुनिया को कि इतना सुंदर फेस्टिवल हम मनाते हैं जो बहुत सालों से चलता आया है, जिसमें महिलाओं को एक सम्मान दिया जाता है। उस दिन इस टाइप का गैंगरेप 10 लोग करके चले जाते हैं, ना पुलिस है ना कोई है वो स्पॉट पे, फिर भी गवर्नमेंट का कोई भावना नहीं है, अभी भी वो सेलिब्रेशन मूड में है, फेक नैरेटिव स्प्रेड कर रहे हैं। तो हम ये बोलेंगे न्याय मिलनी जरूरी है, एक कड़ा लॉ आने की जरूरत है कि उड़ीसा में क्यों इस तरह से क्राइम हो रहा है। कल भी एक बच्ची का मुख्यमंत्री के जिला से, केउंझर जिला से, तिंतड़ा से एक बच्ची का रेप करके, मर्डर करके उसको झुला दिए हैं, फांसी में टांग दिए हैं। तो इस तरह का जो इंसिडेंट को आम बन गया है हमारे राज्य में, और दुख लग रहा है कि अभी नेशनल न्यूज में सिर्फ इस तरह के इंसिडेंट्स के लिए हम आ रहे हैं। हम
अभी भी रिक्वेस्ट करते हैं कि महिला का न्याय चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, हमारा भी आत्मसम्मान, डिग्निटी है, हमको जो अधिकार है वो आप हमें दीजिए और प्रकृति में वास्तव में जो ग्राउंड रियलिटी है उसको समझ के आप काम कीजिए। देखिए, ओडिशा गवर्नमेंट डे 1 से भरतपुर इंसिडेंट से ले जाइए, आप सिर्फ बोलता है इंक्वायरी चल रहा है, इंक्वायरी का रिजल्ट कभी भी नहीं आती है। तो हम चाहते हैं इसको पब्लिसाइज किया जाए, तुरंत एक टाइमलाइन लेके कैसे इंक्वायरी करके जो होता है सामने आए और दंड दिया जाए। आज तक किसी को क्या दंड मिला कुछ भी खबर नहीं है 1 साल के अंदर में। सिर्फ बोलते हैं तदंत हब इंक्वायरी हब, लेकिन इंक्वायरी का रिजल्ट आना चाहिए, पब्लिसाइज होना चाहिए। जो लूप होल्स है, चाहे पुलिस में कमी है, पुलिस फोर्स में वैकेंसी है, वो सब वैकेंसीज फिल किया जाए, उनको इंफ्रा रिक्वायरमेंट है, उनको इंफ्रा एंड सपोर्ट दिया जाए उनको। उसके साथ एक लॉ आके एक पनिशमेंट एंड पब्लिसाइजेशन, जो भी किया है क्राइम उसको पब्लिकली सबके सामने लाया जाए। ईरान इजराइल संघर्ष पर बोलते हुए समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने आज कहा है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। इस युद्ध में किसी भी भारतीय की जान नहीं जानी चाहिए। युद्ध चल रहा है और बमबारी हो रही है। तेहरान के साथ साथ तेल अवीव पर भी बम गिराए जा रहे हैं। सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। इस युद्ध में किसी भी भारतीय की जान नहीं जानी चाहिए। हमें इन स्थानों से सभी भारतीय नागरिकों को बचाना चाहिए। देखिए, इस वक्त जंग का माहौल है और बॉम्बिंग हो रही है चारों तरफ से। तेहरान के ऊपर भी जंग दागे जा रहे हैं और तेल अवीव के ऊपर भी बॉम्ब दागे जा रहे हैं। तेहरान पे भी बॉम्ब दागे जा रहे हैं। तो हमारे नागरिकों को की सेफ्टी हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। एक भी हिंदुस्तान का नागरिक इस जंग में मरना नहीं चाहिए। हमें सारे अपने नागरिकों को ईरान से और तेहरान से और तेल अवीव से, इसराइल से, क्योंकि हमने बड़े लेबर क्लास के लोग भेजे हैं इसराइल को। इसराइल की हमने बड़ी खिदमत करी थी। इस वक्त उनकी जान का खतरा, उनको वापस लाना बहुत जरूरी है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर कहा है कि देश में एक बहुत बड़े कार्य के लिए इंडिया गठबंधन का गठन किया गया है, क्योंकि इस देश में बड़ी संख्या में शिक्षित लोग बेरोजगार हैं। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार है। गरीबों, पिछड़ों, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। वर्तमान सरकार इन सभी समस्याओं से आंखें मूंद लेती है। इसलिए इस बड़े कार्य के लिए इस देश में बेरोजगारी, महंगाई दूर करने और संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन की ज़रूरत है। हम अखिलेश यादव द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से सहमत हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन इस देश में बहुत बड़े कार्य के लिए बना, क्योंकि इस देश में बड़े पैमाने पर पढ़े लिखे लड़के बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हुए बेकार पड़े हैं, जिनकी संख्या हजार, सैकड़ा में, लाख में नहीं बल्कि करोड़ों में है। ये हमारे देश की दौलत है। किसी देश की दौलत सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात नहीं हुआ करता है। देश की दौलत हमारे देश के युवा, हमारे देश के इंसान हुआ करते हैं। बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है इस देश में, बड़े पैमाने पर महंगाई है इस देश में, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है इस देश में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उसकी प्रेम्बिल में लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, उसका वायलेशन हो रहा है। गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, वंचितों के साथ अन्याय हो रहा है। किसान आज पूरी तरह से तबाह और बर्बाद है। किसान एक तरह से हमारा देवता है। ये और इस सारे मुद्दों को लेकर और जो बात वर्तमान सरकार है वो इन समस्याओं से मुंह मोड़ती है, जुमलेबाजी करती है। इसलिए बड़े काज के लिए इस देश में यूपी में आगरा के थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र में शाहदरा फ्लाईओवर पर आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। लखनऊ मंडी से आम लेकर आ रही एक मैक्सी गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। चालक गाड़ी को संभाल नहीं पाया। हादसे में सड़क किनारे सुबह की सैर कर रहे 3 लोग गाड़ी के नीचे दब गए, जबकि चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया, लेकिन तब तक 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी।
ये शाहदरा चौकी के ऊपर जो फ्लाईओवर है ना हाईवे का, उसके ऊपर एक ही एक्सीडेंट हुआ है। एक पिकअप जो आम लेके जा रही थी वो अनियंत्रित होके नीचे आ गई और उस पर 3 लोग बैठे हुए थे। मॉर्निंग वॉक करने के बाद इन तीनों लोगों के ऊपर वह गिर गया और तीनों लोग ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। और ड्राइवर और जो हेल्पर था गाड़ी के अंदर, उसमें से भी ड्राइवर की खत्म होने की सूचना है और जो हेल्पर है वो भी क्रिटिकल है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। भाई की आवश्यक वैद्यकीय कार्रवाई की जाएगी। ये अभी कोई डिटेल अभी हमारे पास नहीं है। अभी जस्ट हम लोगों ने बॉडी हटवाई है और बाकी चीज जो है उस गाड़ी के अंदर से बाकी 3 लोग, हाँ जो 3 लोग बाहर थे वो मॉर्निंग वॉक करने के बाद यहाँ बैठे हुए थे साइड में, और जब ये गाड़ी अनियंत्रित हुई तो उनके ऊपर आके गिर गई और वो तीनों लोग खत्म हो गए और ड्राइवर भी ऑन द स्पॉट खत्म हुआ है। जो हेल्पर है वो क्रिटिकल है, उसको चार लोगों की खत्म हो गए। राष्ट्रीय जनता दल नेता मनोज झा ने प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच टेलीवार्ता पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री के बयान पर कहा है कि मैं सीधे तौर पर कहना चाहता हूं कि मैं अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा करूंगा, लेकिन बात अब बहुत आगे बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने 14 से 15 बार यह बयान दिया है। आज भी एक तरफ मिस्री जी ने वीडियो जारी किया और दूसरी तरफ मैं व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग देख रहा हूं। दोनों में समन्वय सामंजस्य की कमी है। पहली बातचीत है और अपना पक्ष मजबूती से रखा है कि हमें किसी मीडिएशन की जरूरत नहीं है, कोई मीडिएशन हुआ भी नहीं, ट्रेड की कोई बात नहीं हुई थी। क्या कहना चाह रहा? देखिए, मेरा सीधे तौर पे कहना है कि मैं अपने प्रधानमंत्री को यकीन करूंगा, लेकिन चीजें काफी आगे बढ़ चुकी हैं। अब 14-15 बयान लगातार दे चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। आज भी एक तरफ मिस्री साहब ने वीडियो रिलीज किया और मैं व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग देख रहा हूं। दोनों में तालमेल का अभाव है, दोनों में सामंजस्य का अभाव है, और इसलिए जब बार बार कहते हैं ना, और हम सब लोग कहते हैं कि संसद होनी चाहिए फौरी तौर पर। सरकार आज आपकी है, कल आपकी नहीं होगी, लेकिन देश का एक स्वर कम्युनिकेट हो अमेरिकन प्रेसिडेंट को कि आप जो ये हाइफन करके इंडिया पाकिस्तान यूज करते हैं, वी आर नॉट मेंट फॉर दैट। हिस्टोरिकली एंड इन कंटेम्पररी टाइम्स हमारा जो पोजीशन रहा है नॉन निगोशिएबल रहा है कई चीजों पर। मैं समझता हूं कि उस तरह की एक्सरसाइज की जरूरत है वैश्विक स्तर पर, न कि सिर्फ घरेलू हेडलाइन मैनेजमेंट हमारी प्राथमिकता हो जाए। बीते शुक्रवार से इजराइल और ईरान आधा दर्जन से ज़्यादा बार एक दूसरे पर हमला कर चुके हैं। युद्ध के छठे दिन भी ईरान और इजराइल के हमले जारी हैं। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की ओर से जारी एक रिपोर्ट ने इजराइल की चिंता बढ़ा दी है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार को इजरायली एयर डिफेंस रोकने में लगा है। एक अहम सवाल ये है कि दोनों पक्ष कितने समय तक ऐसे हमले जारी रख सकते हैं। इसका जवाब इस बात को प्रभावित कर सकता है कि संघर्ष कितने समय तक और चलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक एयर डिफेंस में इस्तेमाल की जाने वाली मिसाइलें तेज़ी से ख़त्म हो रही हैं और ये महज 10 से 12 दिनों की बची हैं। वहीं इजराइल एजेंसियों ने अनुमान लगाया था कि ईरान के पास करीब 2000 ऐसी मिसाइल हैं जो 1500 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर मार कर सकती हैं, लेकिन शुक्रवार के हमले के बाद इनका बड़ा हिस्सा नष्ट कर दिया गया है। इजराइल सैन्य अधिकारियों का कहना है कि ईरान ने अपने बचे हुए भंडार से लगभग 400 मिसाइलें लॉन्च की हैं और इजराइल हमलों ने ईरान के 120 या 1/3 मिसाइल लॉन्चर को नष्ट कर दिया है। अमेरिकी और इजरायली खुफिया आंकलनों के बारे में जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने वाशिंगटन पोस्ट को बताया है कि अमेरिका की मदद के बिना इजराइल 10 या 12 दिनों तक ही ईरान को रोक सकता है। उन्होंने कहा है कि इस हफ्ते के अंत में इजरायली एयर डिफेंस सिर्फ मिसाइलों के एक छोटे अनुपात को ही रोक सकती है, क्योंकि डिफेंस हथियारों को रिस्टॉक करने की जरूरत होगी। वर्जीनिया में मिसाइल डिफेंस एडवोकेसी अलायंस में जुड़े इजरायली मिसाइल विशेषज्ञ ताल इनवार ने बताया कि 2014 में इजरायल ने एयर डिफेंस इंटरसेप्टर खत्म होने से कुछ दिन पहले हमास के साथ युद्ध विराम की मांग की थी। इनवार ने बताया कि इंटरसेप्टर स्टॉक का स्तर इजरायल में एक बेहद संवेदनशील विषय है, लेकिन इस बार भी ये युद्ध विराम का एक कारक हो सकता है। कई जानकारों का मानना है कि ईरान के भूमिगत भंडारों में हज़ारों की तादाद में मिसाइलें इकट्ठी हैं। अगर ईरान इन हमलों को जारी रख पाता है तो इजरायल जल्द घुटनों पर आ सकता है। हालांकि ईरान के बैराज की तीव्रता में तेज़ी से गिरावट आ रही है। शुक्रवार पहली रात को 150 से अधिक मिसाइलें दागने के बाद ईरान ने मंगलवार दोपहर को सिर्फ 10 मिसाइलें दागी थीं। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।